Yesterday we saw the orientation class about KS examination or IS examination कि होता क्या है exam, the different stages for which a student or an aspirant has to prepare, like preliminary stage, like main stage and interview. We will discuss मेरे dears जो हमारा अपना domain है, that is General Studies Part 3. General Studies के Part 3 में हमारा है economy section, है ना? तो I will be dealing with economy here. In UPSE एग्जाम मेरे डियर्स हमें इकोनॉमी पढ़ना है न कि इकोनॉमिक्स पढ़ना है ना. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, बट यू मस्ट नो अ बिट अबाउट इकोनॉमिक्स एज वेल बिकॉज इकोनॉमी हैज बीन ट्रेस्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ व्हाट डज दिस इकोनॉमिक्स मीन. कुछ भी जो कुछ आप जानते हो इसके बारे में. It's the science of choice. Very good. We have to choose between scarce resource and unlimited. तो मेरे डियर्स जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. We call it as mother of social sciences. जो साइंस के सब्जेक्ट्स है ना, among all the subjects of social science, economics is the only subject in which Nobel Prize is given, other than English literature and peace. समझे ना बात? तो बाकी सब्जेक्ट्स में जो सारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक सब्जेक्ट, that shows how much its importance is in economic subject है. ये कोई ज़्यादा पुराना सब्जेक्ट नहीं है. The way we have, for instance, history बहुत पुराना है ना. जब से civilization आई तो history start हुआ. ऐसे ही we see physics के laws बहुत पुराने हैं. समझ आई ना बात? तो economics and to the prone subject है, ये बहुत latest subject है. लेकिन जो छाप इसने छेड़ी at the world level वो बहुत है. समझ आ रही ना बात? तो this economic subject मेरे dears, in old times it was called as political economy. Political economy. इसको बोलते थे political economy. It's a blend of many subjects. So we used to call it as political economy. And it is said that if we have to govern any nation, अगर हमें कोई nation चलाना होगा, so we need two important forces. One is political force, second is economic force. किसी भी nation को चलाने के लिए political system strong होना चाहिए. We should have good politicians who will govern the people, who are representatives of the people, and we should have a good economic system जिसको वो गवर्न करेंगे. जहाँ से पैसा आएगा उसी पैसे को खर्च करना है, पुअर्टी को खत्म करना है, यही सारा है. ऐसे नेशंस आगे जाते हैं. तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी इन दो का होना बहुत जरूरी है. नेशंस के पास कोई रिसोर्स भी होना चाहिए. रिसोर्स के साथ डील करता है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स का बहुत होना जरूरी है एक नेशन को. तो वो यूज्ड टू कॉल इट एज पॉलिटिकल इकोनॉमी. है कोई सेपरेट डिसिप्लिन नहीं था. इट वाज नॉट ए सेपरेट डिसिप्लिन दैट हैड इट्स ओन आइडेंटिटी. इसकी अपनी आइडेंटिटी. इंपॉर्टेंट स्टेज आया इन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जब से इसने अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी दिखाई लोगों को कि मैं ये सब्जेक्ट हूं, मेरा ये सेपरेट डोमेन है. द वे फिजिक्स हैज इट्स ओन डोमेन, द वे केमिस्ट्री हैज इट्स ओन डोमेन, द वे अदर सब्जेक्ट्स हैव देयर ओन डोमेन. मेरा भी ये डोमेन है, इसको मैं डिस्कस करूंगा पॉलिटिकल सिस्टम को बाहर रख के. समझ आई ना? तो दैट हैपेंड इन 1776. ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. 1776 में मेरे डियर्स क्या हुआ, एक मशहूर बुक लिखी गई ऑन द सब्जेक्ट ऑफ दिस. वी कॉल दैट बुक एज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस. आपने नाम सुना होगा वेल्थ ऑफ नेशंस. तो फुल नेम ऑफ द बुक इनटू द नेचर एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर and causes of the wealth of nations. तो मेरे डियर्स आपको इतना बड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है. दिस मच द वेल्थ ऑफ नेशंस याद रखेगा तो मशहूर है बुक ऐसे ही. तो अब लिखने के लिए तो जरूरी है कि सारा नाम हम लिखेंगे. दिस बुक वॉज रिटन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. फ्रॉम हियर इट वॉज कॉल्ड एज नाउ इकोनॉमिक्स. जब ये बुक आई ना पब्लिक में, तो द ऑथर ऑफ द बुक वॉज हु हैज रोट वेल्थ ऑफ नेशंस. किसने लिखी है वेल्थ ऑफ नेशंस? तो वेल्थ ऑफ नेशंस हैज बीन रिटन बाय ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ. एडम स्मिथ एक स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट है. स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ. तो ही इज द ऑथर ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस. तो मेरे डियर्स, नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स व्हेन वी सॉ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये एक बहुत बड़ी बुक लिखी गई है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें सारे फंडामेंटल लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स डिफाइन किए गए हैं. जो भी जिन लॉज की
जो लॉज एक फाउंडेशन बनाते हैं किसी सब्जेक्ट के, वो तमाम लॉज एक्सप्लेन किए गए हैं इन द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो यहां से अब इस सब्जेक्ट ने अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी दिखाई कि मैं ये सब्जेक्ट हूं, मुझे ये चीजें डिस्कस करनी है, मैं इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकता हूं। अगर मुझे लोग पढ़ेंगे, मेरे ऊपर रिसर्च करेंगे, आई हैव द आंसर्स टू दीज प्रॉब्लम्स व्हिच द वर्ल्ड विल फेस और व्हिच द वर्ल्ड इज फेसिंग राइट नाउ। सो दैट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बुक वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये बहुत मशहूर हुई। इसका मशहूर होना, तो ये बंदा बहुत मशहूर हुआ, Scottish economist Adam Smith. So it is because of the Wealth of Nations, the famous book that was written by Adam Smith, we call Adam Smith as father of economics. समझ आई ना बात? तो Adam Smith को माना जाता है father of economics. Adam Smith is regarded as, this is a very important MCQ that is used to usually asked in SSB exams. Who is called as father of economics? Yeah, who is the author of book Wealth of Nations? It is Adam Smith. When was Wealth of Nations published? It was published in 17. को ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेल्थ ऑफ नेशंस बहुत इंपॉर्टेंट, इस बंदे का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। बात आई यहां तक समझ? एडम स्मिथ इज रिगार्डेड as the father of economics. So if someone from here onwards will tell you who is father of economics, you will tell him it is Scottish economist Adam Smith. Why? Now you know why. Why he is father of? Because he has wrote a very renowned book on the subject of economics, that is Wealth of Nations. When was it published? It was published in 1776. वो तीन important SSB के MCQs आपके पास आ गए, जो usually आ जाते हैं lower exams में, VLW and other exams. जो ये Adam Smith है ना, Adam Smith ने कब लिखी है? 1776 में. That means this is the talk of 18th century. 18th century की बात है. 18th and 19th century में जो इकोनॉमिस्ट्स ने जो कुछ लिखा, जो अभी तक लिखते थे रिगार्डिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी, और फ्रॉम 1776 ऑनवर्ड्स दे आर राइटिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिस्ट्स को तीन कैटेगरीज में डालते हैं। जो इकोनॉमिस्ट्स है ना, वी पुट देम इनटू थ्री कैटेगरीज, वी कॉल देम एज, सो इकोनॉमिस्ट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। जिन्होंने भी इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा है, वी पुट देम इनटू थ्री कैटेगरीज। We call them as classicals, Keynesians and modern economists, यानी कि आज के contemporary economists. These are, मेरे dears, the three categories. Economists are the economists which have, हाँ please I need your attention. Classical economists वो वाले economists है जिन्होंने economic subject, write down this line. Classical economists, these are those economists. These are those economists who have laid the foundation of the subject of रिसोर्सेज के बारे में, स्कैर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज, पॉवर्टी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, वेल्थ कैसे जनरेट करेंगे नेशंस में, नेशनल इनकम ऑफ द कंट्रीज, ट्रेड कैसे करेंगे नेशंस, इन बारे में जो लिखते थे उनको हम बोलते हैं। सो अमंग द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स वी हैव एडम स्मिथ। दो चार के नाम आपको याद रखने हैं जो आगे हमें काम आएंगे व्हाइल डिस्कसिंग द इकोनॉमी। We have one classical economist, that is Adam Smith. ऐसे ही मेरे dears, we have another, we call him as Alfred Marshall. We have David Ricardo. Another classical economist, मेरे dears, we call him as J.B. से, ये ऐसे ही मशहूर है इकोनॉमिक्स में, जेन बैप्टाइज से, J.B. से कॉल हिम। J.B. से ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। वी हैव मेरे डियर्स रॉबिन्स, वी हैव अपने J.S. मिल के बारे में पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस वालों ने। J.S. मिल ही इज पॉलिटिकल साइंटिस्ट एज वेल एज एन इकोनॉमिस्ट। वो एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, J.S. मिल, जिसने स्टेट के बारे में बहुत कुछ लिखा है। J.S. मिल। ऐसे मेरे डियर्स, आप में से किसने पढ़ा होगा अबाउट मॉल्थस, थॉमस मॉल्थस, मॉल्थस एंड थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जो डेमोग्राफी में हम पढ़ते हैं, एजुकेशन वाले पढ़ते हैं, तो वो मॉल्थस भी एक इकोनॉमिस्ट है, थॉमस मॉल्थस।
So these are some of the famous classical economists. इनके नाम अगर आपको याद रहेंगे that's well and good. अगर दो चार के भी नाम याद रहेंगे एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, डेविड रिकार्डो, J.B. से, रॉबिन्स, J.S. मिल एंड थॉमस माल्थस. माल्थस ने क्या किया है, कौन सी थ्योरी दी है माल्थस ने? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन थ्योरी. क्या कहा इसने उस थ्योरी में? हाँ मुनीर. तो थॉमस माल्थस is of the opinion that food increases in arithmetic numbers and population increases in geometric numbers. Food is arithmetic number increase 1, 2, 3, 4. लेकिन population increases 2, 4, 8, 16, 32 like that. We call that as geometric progression. So that is why Thomas Malthus ने कहा कि we should go for population restrictive measures. We need to control population. Otherwise, after every 25 years, there will be double of some of the classical economists have many dears. इन्हीं classical economists में जो सबसे मशहूर हुआ था, वो था एडम स्मिथ. तो एडम स्मिथ ने ही सबसे मशहूर बुक भी लिखी बेचारे ने, दैट इज वेल्थ ऑफ नेशन, जिसने शेप दी इस हैफाजर्ड सब्जेक्ट को, पॉलिटिकल इकोनॉमी को. तो ये बन गया इकोनॉमिक्स. इसी एडम स्मिथ ने और एक बुक लिखी है जो कभी कभार एग्जाम में आती है, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स. वो भी आप लिखिए प्लीज. एडम स्मिथ ने और एक किताब लिखी है, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स. ये इसने लिखी है 1759 में. ये गई तीसरा ज्यादा मशहूर की इज अ पब्लिसिटी. जिन्होंने बुनियाद डाली है सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स की. व्हाट वाज देयर ओपिनियन? इनकी ओपिनियन क्या थी? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स की ओपिनियन क्या थी? हाउ टू गवर्न द नेशन. एक नेशन को अगर हम चलाएंगे, अगर हमें इकोनॉमिक्स मदद करता है एक नेशन को चलाने में, रिसोर्सेज को यूज करने में, अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने में, कैसे चलाएंगे, क्या लॉज, किन एजम्पशंस पे यकीन रखते थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स. तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, दैट वाज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, है ना. ये एक क्वेश्चन इस पे बना था कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स आर ऑफ द ओपिनियन देयर शुड बी, ये इनका एक इंपॉर्टेंट एजम्पशन है क्लासिकल्स का. अमस्वानान क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स देयर शुड बी लेजर-फेयर इकोनॉमी. क्या? लेजर-फेयर इकोनॉमी. लेजर-फेयर इकोनॉमी. They were of the opinion that laissez-faire economy must prevail. What is laissez-faire economy? क्या होती है laissez-faire economy? Free from government intervention. Laissez-faire economy वो वाली इकोनॉमी होती है where there is least intervention of the गवर्नमेंट. वो इकोनॉमी मेरे डियर्स जहां पे लीस्ट इंटरवेंशन होगा गवर्नमेंट का, लीस्ट इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट. An economy where there is least intervention of the government, we call such an economy as laissez-faire economy. Please remember it throughout your life कि classical economists believed in laissez-faire economy. An economy where there is least intervention of the government, we call such an economy as laissez-faire model. We have socialist economy and capitalist economy. Capitalist जैसे USA है, तो capitalist model जो है वो believe करता है गवर्नमेंट को साइड में रखो. जो प्राइवेट पर्सन है, give them complete freedom to produce whatever they want to produce. Give them complete choice, their customers, whatever they want to consume, let them consume. गवर्नमेंट का होना जरूरी नहीं है. तो कैपिटलिस्ट मॉडल इसी पे बिलीव करता है. तो उस कैपिटलिस्ट मॉडल पे फिर कार्ल मार्क्स ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि इससे गरीब बेचारे मर जाएंगे, अमीर अमीर होते जाएंगे, गवर्नमेंट का होना जरूरी है, ये वो. लेकिन क्लासिकल्स बिलीव कि गवर्नमेंट को साइड लाइन करो. There should be laissez-faire economy, an economy where there is least intervention of the government. So Adam Smith was of the opinion by the time government comes into picture, corruption increases. By the time government comes into picture, the nepotism starts increasing. There is less productivity. वही हम आज देखते हैं. आप देखो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड अ गवर्नमेंट स्कूल, रिसोर्स इनके पास ज्यादा है, गवर्नमेंट स्कूल के पास रिसोर्सेज ज्यादा है. हाईली एजुकेटेड फैकल्टी किनके पास है? गवर्नमेंट स्कूल्स के पास. लेकिन जब बात आती है रिजल्ट्स की, रिजल्ट लेता है प्राइवेट स्कूल अच्छा. समझिए ना बात. सो दैट शोज कि जहां गवर्नमेंट है वहां करप्शन होता है, जहां गवर्नमेंट है वहां मिसमैनेजमेंट है. इसका क्लास थोड़ा कहीं बज स्टार्ट. देयर विल नॉट बी अ सिंगल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन गेट नो दैट इसका क्लास स्टार्ट. सो अगर कोई लेस प्रोडक्टिविटी दिखाएगा, लेस एफिशिएंट होगा, उसको उसी टाइम किक आउट किया जाता है. सो देयर इज कंपटीशन इन प्राइवेट मार्केट, अच्छी कंपटीशन. जो जितना एफिशिएंट है उसको उतना ज्यादा मौका मिलता है.
जो जितना लेजी होगा उसको मौका नहीं मिलेगा। तो ये क्लासिकल वही बोलते थे कि प्राइवेट मार्केट को कंप्लीट फ्रीडम दो, नेशंस को आगे जाने के लिए देयर शुड बी कंप्लीट फ्रीडम गिवन टू द प्राइवेट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दैट वे एफिशिएंसी। तो लेजर इकोनॉमी आप याद रखेंगे मेरे डियर्स क्लासिकल्स के साथ। सेकंड एजम्पशन ऑन विच क्लासिकल्स बिलीव्ड दैट इमोवन क्लासिकलो, अगर एक इकोनॉमी गवर्नमेंट साइडलाइन करेगा खुद को, प्राइवेट पर्सन को कंप्लीट फ्रीडम देंगे टू प्रोड्यूस व्हाटएवर दे वांट टू प्रोड्यूस एंड consumers will be given complete freedom to earn whatever they want to earn, they said then there will always be full employment in the economy. Classical economists never said there will be unemployment in the economy. उन्होंने कहा हमेशा full employment होगी. It was their second assumption. Their second assumption was there will always be full employment in the economy. तो इनमें से जो एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था उसकी बात भी आपको इसी पॉइंट के साथ याद रखनी है। ये जो मैंने अभी लिखा जे.बी.से ने कहा है कि उसको हम बोलते हैं सेज लॉ ऑफ मार्केट। सेज लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स में एक टर्म है सेज लॉ ऑफ मार्केट। तो वो उसका जो क्रक्स है ना सेज लॉ ऑफ मार्केट की, वो बोलता है डिमांड सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इफ यू वांट टू एग्जामिन मच, सेज लॉ ऑफ मार्केट आप लिखो थोड़ा, सेज यानी कि जे.बी.से का है ये सेज लॉ ऑफ मार्केट। तो ये बोलता है सप्लाई क्रिएट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, प्लीज अंडरलाइन इट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट statement. This comes in the exam. Who has said supply creates its own demand? It has been said by J.B.Se. He's a classical. Second point through which they explained how there will be full employment in the economy. इन्होंने बोला कि इकोनॉमी में होनी चाहिए वेज फ्लेक्सिबिलिटी। वेज फ्लेक्सिबिलिटी, तो क्लासिकल्स ने कहा कि वेज फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से भी हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी इकोनॉमी में। फ्लेक्सिबल हो गया जिसमें हम चेंज ला सकते हैं या ऊपर की ओर या नीचे की ओर। वी कॉल दैट एज फ्लेक्सिबल पर्सन, यानी कि ये मूव्स करता है बहुत तेज, इसका स्टांस बहुत फास्ट है, वी कॉल हिम एज फ्लेक्सिबल। दो स्ट्रक्चर रिजिड या कौन फिर वो रिजिड है। तो इन्होंने कहा जो वेजेस है ये फ्लेक्सिबल होने चाहिए, उससे भी इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, फुल इंप्लॉयमेंट रहेगा इकोनॉमी में। वेज क्या होता है? सिचुएना व्हाटएवर आई अर्न फॉर माय सर्विसेज, इकोनॉमिक्स कॉल्स इट एज वेज। इकोनॉमिक्स तमाम अमन सैलरी पेलरी करा अखी क्लब ही नहीं सुना था वेज। जो बंदा भी सर्विस दे रहा है, चाहे वो पियानो, चाहे वो बेचारा कोबलर हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सर्विस दे रहा है किसी को, उसको रिटर्न में पैसा मिल रहा है, वी कॉल दैट एज वेज। इकोनॉमिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। सो वेज इज समथिंग दैट इज अर्नड फॉर वन। तो 19th सेंचुरी के बाद जो ही 20th सेंचुरी आई मेरे डियर्स, अब सेकंड एक एपिसोड आ गया वर्ल्ड इकोनॉमी में। एक आ गया 1776 में, जिसकी वजह से सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स का इवोल्यूशन हो गया, एक सेपरेट सब्जेक्ट बन गया, इसकी आइडेंटिटी आ गई। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एपिसोड आया जिसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए व्हाइल ट्रेसिंग द ऑरिजिन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s and months. That was the second biggest episode that happened with the subject of economics.